बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं बिज़नेस कम्युनिकेशन में मैसेजेस को लिखने के बारे में। तो उसकी एक हमने कहा था कि बिज़नेस मैसेजेस को लिखने के हवाले से एक 3x3 राइटिंग प्रोसेस है जिसके 3 स्टेप्स हैं। एक प्री राइटिंग की स्टेज होती है, ये हम पिछली एक वीडियो में डिस्कस कर आए हैं। दूसरी स्टेज ड्राफ्टिंग की होती है। ड्राफ्टिंग में हमने बात की थी पिछली दफ़ा कि सेंटेंसेस को किस तरह से ड्राफ्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसके दूसरे हिस्से पर बात करेंगे कि जो पैराग्राफ्स हैं ड्राफ्ट करते हुए उनमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इफ़ेक्टिव पैराग्राफ्स जो लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप पैराग्राफ्स में जो कुछ आपने लिखा है उसको अरेंज करने के लिए कोई प्लान फॉलो करें। 3 तरह के आमतौर पर प्लान्स हो सकते हैं। यानी एक पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है, जो लिखना है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। उसमें एक पहला प्लान ये हो सकता है जिसे हम डायरेक्ट प्लान कहते हैं। डायरेक्ट प्लान ये है कि आप मेन सेंटेंस या जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो पहले लिखते हैं और बाद में उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखते हैं। ये जो अप्रोच है ये डिफ़ाइन करने, क्लासिफाई करने, इलस्ट्रेट करने और डिस्क्राइब करने के लिए ख़ास तौर पर मुफीद है। एक हम मिसाल देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। यानी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं सोशल ऑडिट के बारे में, तो आप पहला सेंटेंस लिखेंगे अ सोशल ऑडिट इज़ अ रिपोर्ट ऑन द सोशल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी। ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया। और उसके बाद आप उसकी एक्सप्लेनेशन फर्दर लिखेंगे। सच एन ऑडिट में बी कंडक्टेड बाय द कंपनी इटसेल्फ और बाय आउटसाइडर्स हु इवैल्यूएट कंपनीज एफर्ट्स टू प्रोड्यूस सेफ प्रोडक्ट्स, एंगेज इन सोशली रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ब्ला ब्ला ब्ला। यानी आप देखें कि पहले उसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया है कि सोशल ऑडिट क्या चीज़ होती है। सोशल ऑडिट इज़ अ रिपोर्ट ऑन सोशल परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी, और आगे उसकी एक्सप्लेनेशन शुरू हो गई है। ये डायरेक्ट प्लान है, यानी आप पहले मेन बात करते हैं और फिर आगे उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। दूसरा जो प्लान हो सकता है दूसरी किस्म का, वो पिवटिंग प्लान है। इसमें आप क्या करते हैं कि आप पहले एक लिमिटिंग सेंटेंस लिखते हैं, फिर मेन सेंटेंस लिखते हैं और फिर सपोर्टिंग सेंटेंस लिखते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है जब आप डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कंट्रास्ट कर रहे हो तो उस वक्त ये ख़ास तौर पर मुफीद होता है। इसकी भी मिसाल देख लेते हैं। आप पहले लिमिटिंग सेंटेंसेस, ये पैराग्राफ लिखा जा रहा है जिसमें पहले लिमिटिंग सेंटेंस लिखा जाएगा। फॉरेन सर्विस करियर्स आर सर्टनली नॉट फॉर एवरीवन, यानी यहाँ पे एक चीज़ की नफ़ी कर दी गई। Many representatives are stationed in remote countries where harsh climates, health hazards, security risk and other discomforts exist. ये यानी एक लिमिटिंग सेंटेंस कर दिया कि ये सब के लिए नहीं है, फॉरेन सर्विस सब के लिए ठीक नहीं है। उसके बाद टॉपिक सेंटेंस आ रहा है। However, careers in foreign service offer rewards for special people who qualify. लेकिन पहले लिखा हुआ है कि ये सबके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो इसको क्वालिफाई करते हैं उनके लिए इसमें बड़े फायदे। आगे उसकी फिर तफसील आएगी। फॉरेन सर्विस एम्प्लॉइज एंजॉय द प्राइड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटिंग कनाडा अब्रॉड, यानी ये किसी कैनेडियन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। दे इंजॉय फ्रीक्वेंट ट्रैवल, एनरिचिंग कल्चरल एंड सोशल एक्सपीरियंस इन लिविंग अब्रॉड एंड एक्शन ओरिएंटेड वर्क। अब ये देखें ये क्या है, पहले एक चीज़ की लिमिट किया गया, फिर मेन टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया गया और फिर उसकी तफसील बयान की गई। इसमें कंपेयर कंट्रास्ट भी हो गया कि देखें पहले उसके फॉरेन सर्विस में काम करने के नुकसानात या उसकी जो डाउन साइड है वो बयान की गई, फिर टॉपिक सेंटेंस आ गया और फिर उसके जो फ़वायद हैं वो बयान की गए। तो अब टॉपिक सेंटेंस के एक तरफ आप देखें, पहले
उसके नुकसानात हैं, बाद में फ़वाइद हैं। तो ये इसमें कंपैरिजन और कंट्रास्ट में इस तरह से मदद मिलती है। तीसरा जो प्लान हो सकता है वो इनडायरेक्ट प्लान होता है, जिसमें आप पहले सारी बातें बयान करके एंड में कंक्लूजन के तौर पर टॉपिक सेंटेंस बयान करते हैं। इसको देखें, मिसाल के तौर पर पहले सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट पोल, मोर देन हाफ ऑफ वाइट कॉलर वर्कर्स आर नाउ ड्रेसिंग कैजुअली एट वर्क। Many high-tech engineers and professional specialists have given up suits and ties, favoring khakis and sweaters instead. In our own business, our consultants say they stand out like sore thumbs because they are attired in traditional button-down styles, while the business people they visit are usually wearing comfortable casual clothing. Therefore, I recommend that we establish an optional business casual policy allowing consultants to dress down if they want, as they perform their duties both in and out of the office. अब ये पहले कहानी लिखी हुई है कि कॉज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, और उसके नतीजे में अगर ये पीछे जो कुछ लिखा हुआ है तो फिर होना ये चाहिए कि ये जो आगे लिखा हुआ है टॉपिक सेंटेंस, यानी टॉपिक उसमें कहना ये था कि हमें जो कंसल्टेंट्स को भी इजाज़त दे देनी चाहिए कि वो फॉर्मल के बजाय कैजुअल कपड़े पहन लें। ये कहने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड या कॉजेज बयान किए गए कि वो ये क्यों कह रहा है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट प्लान है। ठीक है, ये एक पैराग्राफ्स के हवाले से हो गई कि पैराग्राफ्स में अपने मटेरियल को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। दूसरी चीज़ जो पैराग्राफ्स में होती है वो पैराग्राफ में कोहेरेंस कायम रखना एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी जो पैराग्राफ में बात हो रही है वो कोहेरेंट हो। कोहेरेंट से मतलब कि वो ऐसा ना हो कि एक सेंटेंस का कोई और मतलब बन रहा हो, दूसरे का और मतलब बन रहा हो, तीसरे का और मतलब बन रहा हो, बल्कि उसमें एक फ्लो होना चाहिए, हर चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई होनी चाहिए और एक ही टॉपिक के मुतालिक बात हो रही है। इसके भी कुछ तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सस्टेन द की आइडिया बाय रिपीटिंग अ की एक्सप्रेशन और सिमिलर वर्ड थ्रू आउट अ पैराग्राफ। एक तरीका ये है कोहेरेंस मेंटेन रखने का कि आप जो की वर्ड्स हैं या एक जैसे वर्ड्स वो पूरे सेंटेंस में यूज़ करते जाएं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, आवर फिलॉसफी होल्ड्स दैट एवरी कस्टमर इज रियली अ गेस्ट। ऑल न्यू एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड टू ट्रीट गेस्ट्स, अब फिर गेस्ट आ गया, इन आवर थीम पार्क्स एज VIPs. We take great pride in respecting our guests. As VIPs, they are never told what they can or cannot do. ठीक है, अब ये देखें गेस्ट VIP मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये सारे की सारी चीज़ कस्टमर के बारे में, कस्टमर को गेस्ट और VIP के तौर पर ट्रीट करने के मुताल्लिक है। दूसरा तरीका ये है डवटेल सेंटेंसेस। डवटेल मतलब जैसे एक चीज़ बिल्कुल दूसरे से जुड़ी हुई हो, कि एक जहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो वो जहाँ पे जिस जगह पे ख़त्म हो उसी से अगला शुरू हो। अभी देखते हैं कि जो जहाँ पे एक सेंटेंस के आखिर में जो वर्ड आ रहा है अगला उससे शुरू हो। ये देखें, न्यू गाइड्स लर्न अबाउट द थीम पार्क एंड इट्स फैसिलिटीज़। अब ये कहाँ पे ख़त्म हुआ, फैसिलिटीज़ पे। दीज फैसिलिटीज़, अब ये शुरू में ही फिर क्या आ गया, अगले सेंटेंस के शुरू में ही फैसिलिटीज़ आ गया। इंक्लूड टेलीफोन्स, फूड सर्विसेज, बाथरूम्स एंड अट्रैक्शंस एज वेल एज लोकेशन ऑफ ऑफिसेज। ऑफिसेज पे ख़त्म हुआ ये सेंटेंस। नॉलेज ऑफ ऑफिसेज and the internal working of the company is required of all staffers. तो ये यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है जिस वर्ड पे अगले सेंटेंस तकरीबन उसी वर्ड से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी कोहेरेंस कायम रहती है कि सारी की सारी चीज़ यानी पिछले फ़िक्रे का अगले से, अगले का उससे, अगले से एक ताल्लुक है, यानी ये फ़िक्रे कोई अलग अलग चीज़ों के बारे में नहीं है।
तीसरा तरीका जो है वो प्रोनाउंस के इस्तेमाल का है, जिसमें आप अगले सेंटेंस में एक प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं पिछले सेंटेंस में किसी चीज़ की तरफ रेफर करने के लिए। ठीक है, पिछले सेंटेंस में जो नाउन हो उसकी तरफ रेफर करने के लिए। मसलन ऑल न्यू पार्क implies receive a 2 week orientation. They learn, अब ये देखें, all new park implies, पार्क के जो implies हैं, यहाँ implies की बात हुई है, अब अगले में क्या हो गया, दे, यानी अब उन implies को रेफर करने के लिए हमने दे यूज कर लिया। They learn that every staffer has a vital role in preparing for the show। ठीक है, अब this training includes how to maintain enthusiasm। तो यानी आप प्रोनाउन के ज़रिए पिछले सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाले नाउन की तरफ को रेफर करते जाएं, तो इससे भी सेंटेंस जो पैराग्राफ है उसमें एक कोहेरेंस मेंटेन रहती है। तो ये 3 तरीके हैं जिनसे आप कोहेरेंस अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा इससे पहले हमने 3 तरीके देखे जो कि आप पैराग्राफ में अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।